आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एससी सेल के एक रोजा इजलास से खिताब किया और इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफा कमाल, एडवोकेट रतन लाल गुप्ता और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। खिताब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की बहाली की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये कश्मीरी अवाम के साथ साथ डोगरा अवाम के लिए भी जरूरी था। मौजूदा मसाइल पर रोशनी डालते हुए कहा कि नई हुकूमत के क़याम से रोजगार समेत कई अहम मसाइल हल होने की उम्मीद है। उन्होंने गुज़श्ता बरसों में हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम को उनके हकूक से महरूम रखा गया और बदनवानियों ने तरक्याती कामों को मुतासर किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए फंड्स अवाम तक नहीं पहुंचे। जम्मू कश्मीर की बिजली दीगर रियासतों को फराहम की जा रही है, जबकि मकामी लोग इससे महरूम हैं। तो आपको बता दें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस खिताब के दौरान क्या कुछ कहा। पहली बात जो उन्होंने कही कि नफरत को मोहब्बत से बदलना होगा। अक्सर हमने फारूक अब्दुल्ला को इस तरह के बयान न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी मीडिया को इस तरह का बयान देते हुए पहले भी सुना है, जहां पर वो कहते आए हैं कि नफरत को मोहब्बत से बदलना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी और एसटी कम्युनिटीज की तरक्की पर जोर दिया जाना चाहिए, इन तबकात की खवातीन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की तरफ से आर्टिकल 370 को लेकर के मौक़िफ़ हर बार कुछ हद तक बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बार जो आर्टिकल 370 को लेकर के बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली न सिर्फ कश्मीरी बल्कि डोगरा समाज के लिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज़ादी और खुद मुख्तारी के हवाले से भी उन्होंने बात की, बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खतरे में होने की बातें बस बीजेपी करती रही है और मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार भी उन्होंने किया। मकामी लोगों को रोजगार और ज़मीन से महरूम रखा जा रहा है। तो ये तमाम तर बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी कम्युनिटी की तरक्की खवातीन को बराबर का हक देने से ही होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। यूनिटी काफ़ी ज़रूरी है और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा, तभी एक कौम जो है तरक्की कर पाती है, आगे बढ़ पाती है। हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे। तब उन्हें 1927 में कानून लाया। हाल देखिए हमारा, बिजली हम पैदा करें, हमें बिजली नहीं, वो बिजली जा रही है राजस्थान को, वो बिजली जा रही है यूपी को, और हम उस बिजली से महरूम हैं। ये कमाल है, कितनी मोहब्बत है उन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम महरूम रहे और वो ऐश करें। आज बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इस तरह शहद के लिए मक्खियां आती है ना, इस तरह आज आ रहे हैं, इधर से भी, उधर से भी, यहां से भी, वहां से भी। और जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वहां भाग जाएंगे। वही रहेंगे जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की। अब हमने इकट्ठे काम करना है, जो जीता है या जो हारा है, हमने इकट्ठे करके इस रियासत को बनाना है। यह रियासत अकेली नहीं बनाई जा सकती, सबको साथ लेके इसको बनाना है, तब ये खुशहाल रियासत बनेगी।
जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सईद तजम्मुल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानात का सख्त जवाब दिया। सईद तजम्मुल ने कहा कि मुफ्ती सईद ने निहायत बहादुरी से साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने कश्मीर के मसले पर बात की और इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर के मसले को सिर्फ माली इमदाद तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए जामिया हल की जरूरत है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के उस दावे पर भी तनकीद की कि बहुत से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। तजम्मुल ने कहा कि यह दावा उस वक्त के सियासी हालात से मुतासिर है और शायद पार्टी के इक़्तिदार में होने की वजह से किया जा रहा है। तजम्मुल साहब, अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है जम्मू में। उन्होंने कहा है कि इस वक्त अगर हम बात कर ले तो सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब हम पावर में हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब पे भी इंडिकेशन दी, कहा कि अगर उस टाइम पे बीजेपी के साथ 2014 में इन्होंने हाथ ना मिलाया होता, हालांकि मैंने कहा था उनसे कि हाथ ना मिलाए, लेकिन उनको पावर में आना था और पावर के आने के बाद एब्रिगेशन हो गई है। तो कैसे देख रहे हैं इस सबको आप? देखें, आप खुद इस फील्ड में काफ़ी वक्त से हैं। जब तक मुफ्ती साहब हयात रहे तब तक एब्रोगेशन नहीं हुआ। जब तक महबूबा जी सिविल सेक्रेटरीट में एज चीफ मिनिस्टर रही तब तक कोई दफ़े की मनसूखी नहीं हुई। ये जो कुछ बीजेपी ने किया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इक़्तिदार से अलग करने के बाद किया। और जब मुफ्ती साहब का ये रिकॉर्ड, जब आप बड़े कदावर लीडर का नाम ले रहे हैं, मुफ्ती साहब का रिकॉर्ड रहा है कि जब वो कांग्रेस के साथ अलायंस किया, बीजेपी के साथ अलायंस किया, वो कहते हैं कश्मीरी में पट्टे पर लिख के देना कोई चीज, कौन चीज लिख के दूं। इसका मतलब है कि एजेंडा ऑफ अलायंस कांग्रेस में भी था, एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी में भी था। कोई तारीख को मसक करके लोगों को शायद किसी और डायरेक्शन में लेना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, वो गलत बात है। मुफ्ती साहब वाहिद सियासी बसीरत रखने वाली लीडरशिप है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी साहब की मौजूदगी में कहा, मोदी साहब 80,000 करोड़ ठीक है कि जम्मू कश्मीर इक्तिसादी मसला ही नहीं है, ये सियासी और इंसानी जाविये का मसला है। इसके मद्दे मुकाबले में फारूक साहब को अब कहां पे खड़ा करते हैं, उमर साहब को, जहां पे वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले से मुतल्लिक बातचीत करनी है। दूसरा, फारूक साहब का कंसर्न है कि पावर में है, सत्ता में है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वापसी करना चाहते हैं। देखें, वापसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ी तोड़ा गया। उनके कुछ जम्मू के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बने थे, उसके बाद उन्हें सियासी महाजरत इख्तियार करनी पड़ी अपनी कंपल्शन की वजह से। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मरकज ने तोड़ तोड़ कर अलग किया। हमारे 40 से 50 विधायक जो जम्मू कश्मीर में MLA, MLCs, राज्यसभा, लोकसभा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने, उनको निकाल कर अलग कर दिया गया। यानी ये जो ऑपरेशन था ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ था। और मुझे नहीं लगता है कि मुल्क की चंद सियासी शख्सियात के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का कोई मुकाबला होगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बालिग नजर, वसी सोच के मालिक थे और जम्मू कश्मीर को इज्तिमाई तौर पर वो एक साथ देखना चाहते थे। तो बीजेपी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये दावे कि लोग दोबारा पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सिर्फ बहाने हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बुनियादी वादे पूरे करने में नाकाम रही, जैसे कि बिजली की फराहमी, मुफ्त गैस सिलेंडर और पानी के कनेक्शंस जो उनके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा थे। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय बेबुनियाद दावे कर रही है और अपनी मकबूलियत का झूठा प्रचार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त अब हम पावर में और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे वापस जुड़ना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हालांकि हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जब मुफ्ती साहब का दौर था तब भी हमें एक सिस्टमेटिक वे में तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम एक हैं और जो हमारे साथ इस वक्त लॉयल रहेगा वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा। नहीं, डॉक्टर साहब तो पहले ये बता दें कि कौन उसको तोड़ना चाहता है और कौन कौन उसके साथ जुड़ना चाहता है। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब है या सजाद गनी लोन साहब है या इंजर रशीद साहब है, उसकी पार्टी से तो अभी तक बताए ना कौन कौन उनको अप्रोच कर रहा है और कौन उनके साथ जोड़ना चाहता है। जहां तक तोड़ने की बात है, किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश, बार बार उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अब भी वही राग वो आलाप रहे कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक साहब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे संभालेगी और कैसे वो उसको संभाल पाएगा वो देखे। लेकिन जहां जोड़ तोड़ की बात है, जोड़ तोड़ की कोई बात नहीं है। फारूक साहब चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड होते हुए जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। सारे जानते हैं वो पावर में है, गवर्नमेंट में है। और ये जोड़ तोड़ की जो सियासत इसने आज नए सिरे शुरू कर दी, फारूक साहब को चाहिए कि जो गारंटियां उसने लोगों को दी है
गैस दिया है, चाहे पानी का कहा है, बिजली का कहा है, एम्प्लॉयमेंट का कहा है, चावल का कहा, वो पूरा करे। अब लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए ये हमें तोड़ने की कोशिश की रही है, हमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जोड़ तोड़ सियासत वाली छोड़ के फारूक साहब को कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा करना चाहिए। आपने सुना बीजेपी के लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को, जिन्होंने कहा है कि गोल पोस्ट चेंज करने के कारण ये एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। जो रियल मुद्दे हैं इस वक्त, जो बिजली की बात हुई है, गैस सिलेंडर्स की बात हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई है, वो कहीं ना कहीं फोकस रखे, ना कि लोगों को इस वक्त डाइवर्ट करने की कोशिश करें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। आगे बढ़ते हैं और लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट हनीफा जान ने मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और लद्दाख में जारी मंसूबों पर बातचीत की। हनीफा जान ने न्यूज़ 18 को बताया कि जोजिला टनल के हवाले से गुफ्तगू हुई और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ होता तो अगले साल सितंबर से नवंबर के दरमियान टनल की कनेक्टिविटी मुकम्मल हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर रोजाना एक दिन के लिए आमदोरफ्त की इजाजत दी जाएगी, जिससे करगिल और पूरे लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जनवरी से बजट सेशन शुरू होने वाला है और लद्दाख में बजट को लेकर जो कई तरह की दिक्कतें हैं उनको लेकर जो लद्दाख के सांसद हनीफा जान हैं वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। लद्दाख के मसलों को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं, मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपने नितिन गडकरी साहब से भी मुलाकात की है, क्या इशू था और कैसी रही मुलाकात? बहुत अच्छा मुलाकात रहा, घर पे उनकी मुलाकात हुई और आज जो उनसे मिलने का जो मेन मकसद ये था कि जो CIRF के अंडर जो आने वाले इस साल में जो प्रोजेक्ट्स हमारे लद्दाख से UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है यहाँ पे, उस चीज़ को लेके मेरी मुलाकात हुई थी। यही था कि जो भी प्रोजेक्ट वहाँ से भेजा है, जितने भी भेजा है, उन सबको जो है एकोमोडेट करने की मैंने गुजारिश की है। बजट जो CIRF का है पिछले साल भी इन्होंने रखे थे, तो इस साल मज़ीद उसमें बजट बढ़ाने की ज़रूरत को मैंने ज़ोर दिया है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स प्रोजेक्ट्स है वहाँ लद्दाख में स्ट्रेटेजिकली भी है और जो पब्लिकली भी कुछ प्रोजेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं उनको भी मैंने उनके सामने रखी है। और इसके अलावा जो है ख़ासकर करगिल साइड से कुछ नए प्रोजेक्ट्स के हमने उनसे गुजारिश की है। जिस तरह करगिल में, जैसे खासतौर से आप करगिल से हैं और जो पब्लिक से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या अहम है? मेन अहम ज़रूरी उनसे ये गुजारिश करनी थी कि ज़डमोड टनल का आपको पता है पिछले बार इनॉग्रेशन हुआ है, और जोजिला टनल पे भी जब से गडकरी जी ने ही इस टनल पे शुरुआत भी की है और बहुत ज़ोरों से वहाँ पे काम चल रही है, तो हमें एक्सपेक्ट है कि अगले साल अगस्त सितंबर में ये टनल जो है कम से कम आर पार हो जाएंगे, तैयार हो जाएगी। तैयार नहीं हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाए, लिंक हो जाएगा टनल। तो चूंकि विंटर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है ख़ासकर करगिल के लोग, लेह के लोगों को आने जाने में, और अगर रोड खुला भी रहता है तो बर्फबारी होती है तो बहुत रिस्की होती है। तो हमने उनसे गुजारिश की है कि चूंकि अगले साल कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी कम से कम 1-1.5 साल तो लगेगा उसको पूरा कंप्लीट होने में। तब तक के लिए विंटर में कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन जो है आर पार करने का जो है कि फैसिलिटीज़ रखें, तो उन्होंने मुझे श्योरिटी देगा उसके उस पर जो है जब कनेक्ट हो जाती है तो अगले साल फिर विंटर में इंशाल्लाह अप डाउन के लिए 1-1 दिन का उन्होंने ट्रैफिक छोड़ने का ये रखा। दूसरा, उसी रोड को जो श्रीनगर से ले जो रोड जाता है हाईवे, उसको 4 लाइन जो हाईवे बनाने की हमने गुजारिश की है। करगिल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, टनल बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे द्रास से जो नेशनल हाईवे है वहाँ से एक टनल अगर निकलेगी तो पार जो है वो सुरू वैली जो करगिल का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है उसको जुड़ेगा। वो अगर वो द्रास से हमारे खुम्बथंग के वहाँ टनल निकल जाएगा तो एक अभी ये संस्कार में जो जंकोला टनल बन रही है वो बनती है, फिर अगर ये रोड नेशनल हाईवे बन रहा है संस्कार से करगिल, फिर ये टनल बन के अगर द्रास आ जाती है तो ये एक तरीके से अमरनाथ जी का जो एक ये है ना बहुत ही अच्छा एक रास्ता निकलेगा वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
इनको आयरिश सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली चुनाव प्रचार में आज से उतरेंगे राहुल गांधी। शाम 5 बजे सदर बाजार विधानसभा में करेंगे रैली। कल मुस्तफाबाद और 24 जनवरी को मादेपुर विधानसभा के लिए करेंगे जनसभा। तबीयत खराब होने के बाद टाली थी सोमवार की पद यात्रा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का न्यूज 18 पर बड़ा दावा। बोले बीजेपी में शामिल होने का मिला था ऑफर। सौरभ भारद्वाज का दावा, ऑफर उन्होंने अपने ही एक पुराने साथी के जरिए मिला जो अब बीजेपी का हिस्सा है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की होगी बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद त्रिवेणी संगम पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ करेंगे स्नान। बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जा सकते हैं महाकुंभ। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 फरवरी को पीएम लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक करीब 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। इनमें 56 ट्रेनें काफी स्पेशल। एक्टर सैफ अली खान पर 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उन्होंने घर का रुख किया। कार से उतरकर खुद बिल्डिंग के अंदर गए सैफ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। राजौरी के बुढ़ल गांव को 3 जोन में तकसीम किया गया है। खाने पीने की अशिया भी चेक की जा रही है। खाने की जांच के लिए अमला तैनात। गांव में होने वाले प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की गई है। लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो राजौरी के हवाले से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। राजौरी के बुढ़ल गांव को 3 जोन में तकसीम कर दिया गया है। खाने पीने की अशिया की भी चेकिंग हो रही है। खाने की जांच के लिए अमला तैनात किया गया है। गांव में होने वाले प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई। अब तक 17 लोगों की जानें जा चुकी है राजौरी के बुढ़ल गांव में। वजूहात का पता अभी भी लगाया जा रहा है। टीम तश्कील दी गई है। सेंटर से भी टीम आई हुई है। जांच लगातार जारी है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि गांव को 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है और वहीं खाने पीने की अशिया को भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी खाने की सप्लाई की वजह से, फूड सप्लाईज की वजह से जो कि कंटैमिनेटेड हो, उस वजह से ये मौतें हो रही हो। तो इस वजह से खाने की अशिया जो है उनको भी चेक किया जा रहा है, जांच की जा रही है। इसके लिए एक टीम भी तश्कील दी गई है। और वहीं गांव में होने वाले प्रोग्राम पर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी एक जगह ज़्यादा लोगों के न होने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की जा रही है क्योंकि और 3 लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। 3 बहनें जो है वो बीमार हुई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इस हवाले से अब और भी ज़्यादा इक़दामात जो है गाँव में किए जा रहे हैं। 3 जोन्स में ऑलरेडी तकसीम कर दिया गया है। वहीं खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। उनको चेक करने के लिए अमला भी तैनात किया गया है। टीम है जो कि खाने पीने की चीज़ों को की जांच कर रहे हैं। जो गांव में होने वाले प्रोग्राम है उन पर पाबंदी लगा दी गई है, चाहे शादी ब्याह की तकरीब हो या दीगर कोई गेट टुगेदर हो, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को एक जगह जमा होने पर जो है पाबंदी लगा दी गई है ताकि अगर ये बीमारी है, अगर ये किसी तरह का कोई वायरस या बीमारी है तो उसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी सफाई नहीं सामने आई है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि ये बीमारी है, बल्कि सकीना ईतू ने इससे पहले बयान दिया था कि ये किसी बीमारी की वजह से अमवात नहीं हुई है। इस पर तहकीकात जारी है। SIT की टीम तश्कील दी गई है। सेंटर की टीम भी वहां मौजूद है और
आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम्स भी वहां पर पहुंची हुई है, तहकीकात लगातार जारी है, वजूहात पता लगाने की कोशिशें हो रही है। 17 लोगों की जानें जा चुकी है, जिनमें 14 बच्चे हैं। बुखार आना और पसीना आना और 3 दिनों में ही मरीज की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। ऐसे में और कुछ मरीज जिनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इस बीच और भी इकदाम किए जा रहे हैं, सख्त इकदाम लिए जा रहे हैं ताकि रोकथाम इस पर लगाई जा सके। 3 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। और इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गांव का दौरा किया था, हालात का जायजा लिया था। कुंभा खत्म हो गया और जो दिल्ली की टीम आ रही थी, हमें उम्मीद है बहुत कार्रवाई है, लेकिन पता नहीं चला। हम लोग मर रहे और जी नहीं रहे, क्योंकि आने जाने का हमारा रास्ता बंद हो रहा। हम गांव के रहने वाले हैं, हमने एक दूसरे के, अगर बच्चे किसी की मौत हो जाती थी, हम रात को यहाँ बैठते थे। आज डर के मारे में कोई आता ही नहीं है। बड़ी बड़ी एजेंसीज आई हुई हैं, हमारी यूनिवर्सिटी एजेंसीज आई हुई हैं, हमारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से हैं, लखनऊ से हैं, और MHA की टीम भी आई है। हमारी टीम्स अपनी टाइम काम कर रही हैं और सभी का अब एक ही पर्पज़ है कि इसका कारण खोजा जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो इतनी बड़ी एजेंसी हैं, हमारे देश के बड़े बड़े इदारे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें बताएंगे कि किस वजह से ये। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजौरी से शक्ति शर्मा जुड़ चुके हैं। शक्ति, अभी और भी इकदाम लिए जा रहे हैं और भी कुछ मरीज जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया, हमें अभी की सिचुएशन के हवाले से पूरी जानकारी दें। देखिए, अभी की जो सिचुएशन है ये क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अभी की अगर हम बात करूं तो 3 और जो पेशेंट हैं उनको GMC राजौरी में जो है वो शिफ्ट किया गया है। तीनों जो हैं उसी परिवार से इनका ताल्लुक है, जिस परिवार से पहले जो लोग बीमार हुए और उसके बाद दुनिया से चले गए। जो फजल हुसैन हैं उन्हीं की ये रिलेटिव हैं तीनों। ये तीनों सगी बहनें हैं जिन्हें GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में जो है वो यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है। और इसके वाला में बात करूं तो बीती रात जो है वो एक एजाज अहमद नाम का एक शख्स जो कि अटेंडेंट था, इससे पहले जो दुनिया से बच्चे गए हैं उनके साथ वो GMC जम्मू में रहा और वहां पर लगभग 10 दिन वहां पर उनके साथ रहा। वो भी बीती रात बीमार हुआ। उसे सबसे पहले GMC राजौरी, उसके बाद जम्मू और उसके बाद PGI चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किया गया है। और इन बच्चियों को भी यहाँ से अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है चंडीगढ़ के लिए। तो संगीन हालत में, गंभीर हालत में ये तीनों इस वक्त बच्चियां जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। यहाँ MLA बुदल जो है वो भी उनके साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने इस हालात का पूरा मेडिकल टीम से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वाकई एक संगीन एक यहाँ हालात बने हुए हैं और उन्होंने चिंता व्यक्त की। और साथ ही साथ लोगों में जो है वो खौफ अब और बढ़ गया है, क्योंकि ये फ्रेश केसेस हैं जो तीनों आए हैं, ये अभी की आज दिन की जो है वो केसेस आए हैं। इससे जो है वो लोग वहाँ पर और सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं कि बार बार आकर ये लोग शिकार हो रहे हैं बीमारी का और इसका पता नहीं लग रहा कि ये बीमारी है या किस तरह का क्या है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जाहिर सी बात है शक्ति, एक पूरा कुंभा जो खत्म हो रहा है और वजह भी अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन टीम क्या कुछ कह रही है जो जांच के लिए वहां पर मौजूद है? क्या अभी तक उन्होंने कोई बयान दिया है? टीम इससे पहले भी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वो 2 दिन का दौरा राजौरी का करके वापस कल शाम यहाँ से लौटी। उस टीम ने भी किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट यहाँ इशू नहीं की, किसी तरह की कोई उन्होंने कहा नहीं कि आखिर वजह क्या है। हालांकि चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर उमर अब्दुल्ला जो है वो भी बीते रोज यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने भी इसमें कहा है कि ये वायरस नहीं है, लेकिन इस वजह का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजूहत हैं जिन वजूहत से ये लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अब 17 लोग जो हैं जिनकी जान चली गई है और मैं ये इसके अलावा 18 नहीं होने दी जाएगी, यानी इसकी गिनती जो है 18 नहीं होने दी जाएगी, हमारी कोशिश है। लेकिन उसके बावजूद भी आज 3 जो नए फ्रेश केसेस यहाँ पर आए हैं, इससे चिंता का विषय है। जी शक्ति, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 शक्ति, ये बता दीजिए, अगर वजह मालूम नहीं हो रही है, वायरस नहीं है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स का क्या है? बुखार आने के बाद पेशेंट को किस तरह क्या दवाइयां दी जा रही हैं? देखिए, फिलहाल जब पेशेंट को बुखार आता है, बुखार आने के बाद जब तेज बुखार होता है, पसीना आता है, तो फिलहाल वो बुखार की दवाई ही दे पाते हैं यहाँ के डॉक्टर की। अगर हम बात करें राजौरी की, तो उसके बाद इनकी हालत जब क्रिटिकल होती है तो यहाँ से इन्हें जम्मू या फिर उसके बाद PGI चंडीगढ़ रेफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है, इनके पास यही इलाज है कि वो बुखार का इलाज करते हैं, लेकिन उसके बाद ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं ये पेशेंट जो इनके पास यहाँ पर
तो अभी तक जो है पूरी तरह से ना मालूम है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा है, क्योंकि क्या वजह है वो डायग्नोस ही नहीं हो पा रही है, क्यों बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से ट्रीटमेंट भी सही से नहीं हो पा रहा है और पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती जा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जो 17 अमवात हुई है ये नंबर में इजाफा न हो और लोगों की जानें न जाए। शक्ति, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखें, हम हमारे नाजरीन को लगातार इस हवाले से अपडेट भी देते रहे हैं। फिलहाल के लिए शक्ति, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मेंढर के मनकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन की मुश्तबा सरगर्मी देखकर फौज के जवानों ने फायरिंग की। फौजियों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग की, लेकिन बाद में ड्रोन वापस लौट गया। पाकिस्तान की जानिब से जो है ड्रोन की नाकाम कोशिश की गई, जिसे भारतीय फ़ौज ने जो है नाकाम बना दिया गया। आपको बता दें कि सरहदी इलाका मनकोट के फॉरवर्ड्स एरिया में पाकिस्तान की जानिब से एक ड्रोन मूवमेंट की गई, जिस पर की जो है इतला मिलते ही भारतीय फ़ौज ने उस पर 10 से 15 राउंड फायर किए गए और पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। आपको बता के दें कि सरहदी इलाका चाहे मनकोट सेक्टर्स हो, चाहे बल्लवी सेक्टर्स हो या केजी सेक्टर्स हो, वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से अक्सर व बेशतर जो है ड्रोन की कोशिश की जाती हैं, जिस पर जो है वहाँ पर तैनात चौकस फौज जो है हमेशा नाकाम बना देती है। ड्रोन की जो है ना कोशिश को नाकाम बनाने के बाद सरहदी इलाका जो है मनकोट सेक्टर्स के सरहदी इलाका में फौज की जानिब से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि कहीं जो है पाकिस्तान की इस ड्रोन मूवमेंट में कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग न की गई हो। नाज़म अली, न्यूज़ 18, मेंढर। कल जम्मू के जिवल चौक में होने वाले फायरिंग की जिम्मेदारी सांबा के दहशतगर्द गिरोह ने कबूल कर ली। दिन दहाड़े जिवल चौक में सुमित जिंदियाल को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मैं अभी उसी व्यस्त जिवल चौक इलाके में मौजूद हूं, जहां दिन दिहाड़े कल एक हत्याकांड हुआ, शूट आउट हुआ, जिसमें सुमित जंडियाल इलास गटारू की हत्या कर दी गई और शाम तक आते आते इसकी जिम्मेदारी भी खौफ गैंग ने ली है। हालांकि जो सुमित जंडियाल है, जिसकी हत्या की गई है, जिसको गोलियां दागी गई जिस पे, वह भी विजयपुर सांबा का रहने वाला है और जिस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो है खौफ गैंग, जो सांबा का है। और उसने शाम को इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये डाला है कि हम इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि गटारू ने उनके भाई शुन्नू की हत्या की थी। ये दोनों गैंग की जो रंजिश है, आपसी गुटों में जो रंजिश है, ये नई नहीं है। इससे पहले भी इन गुटों में ऐसा ही खूनी संघर्ष हो चुका है, लेकिन अभी काफी समय के बाद इस तरह की घटना घटित हुई है। गटारू पे अगर सूत्रों की माने, पहले भी 2017 में इस तरह का अटेम्प्ट हुआ है, उसको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब सुमित जंडियाल बच गया था। लेकिन इस दफा जो खौफ गैंग के जो हमलावर थे उनको ये मालूम था, उन्होंने रेकी की थी कि सुमित जंडियाल जिवल के इस व्यस्त इलाके से निकलने वाला है और पहले से ही घात लगा के 3 शूटर जो थे वो यहाँ पे इसी इलाके में मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही थार गाड़ी में सुमित जंडियाल यहाँ पहुँचता है, उस पे ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें उसकी कान पे, उसकी गर्दन पे गोलियां लगती हैं और यहाँ से उसको जीएमसी अस्पताल उसी की गाड़ी में लेके जाया जाता है पुलिस की तरफ से। लेकिन जख्मों की ताब ना सहते हुए सुमित जंडियाल की मौत हो जाती है और ऐसे में अब पुलिस की कोशिश ये है, सबसे पहले तो सुमित जंडियाल के जो हत्यारे हैं जिन्होंने उसकी हत्या की उनको पकड़ा जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो लगता है कि आगे इस गैंग वार का जो है ये आगे जाएगी, इसमें बदला लेने की कोशिश की जाएगी, उसको भी रोकने की कोशिश जो है वो करनी होगी। और खौफ गैंग के जो मुखिया हैं उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पे डाला है कि ये जिम्मेदारी वो लेते हैं। अनिल राजे और बंटी राजे उनका नाम है और ये गैंगवार इस बात की तस्दीक करती है कि जम्मू में काफी लंबे समय के बाद इस तरह की घटनाएं अब घटित होना शुरू हो चुकी हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन बैर, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यौम जमहूरिया के हवाले से मुकम्मल तौर चौकस है। इस मौके पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। SHO डोडा की क़यादत में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। SHO खांडे ने बताया कि ऑपरेशन के तहत सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए गए और डोडा में नाकाबंदी भी की गई। इस मुहिम का मकसद जिले में अमन व अमान को बरकरार रखना और यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकना है।
26 जनवरी जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। इस पे जो है मतलब वर्दी एसएसपी साहब डोडा श्री संदीप कुमार मेहता सर के डायरेक्शन पे जो है डिफरेंट नाकाज वगैरह लगाए जा रहे हैं। जैसे आज आपने देखा कि 10 RR जो है हमारे साथ जॉइंट नाकाज हमने लगाए हुए हैं, जिसमें जो है तमाम गाड़ियां जो भी आउटसाइड या इनसाइड जो भी डिस्ट्रिक्ट एंटर कर रही है उनकी तमाम फ्रिस्किंग वगैरह हो रही है। जो भी सस्पिशियस है उनको फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है। इसके मजीद जो है हमारे यहाँ कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो भी कंटिन्यूस चल रहे हैं। जो भी टेनेंट्स वेरिफिकेशंस हैं वो भी कंटिन्यूस चल रही है फिलहाल, ताकि कोई भी ऐसी मतलब पीसफुली जो है हमारा 26 जनवरी अच्छे से निकले। भद्रवाह की मशहूर जे खाड़ी को एक नए सरमाई सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बालकृष्ण ने हालिया बर्फबारी के बाद जे घाटी का दौरा किया और सयाहों के लिए खोलने से पहले तमाम जरूरी इंतजामात का जायजा लिया। देखिए, आज हम यहाँ जाई घाटी में आए हुए हैं, जो कि समर का एक बहुत ही प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। यहाँ पर समर में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और आज चूँकि विंटर्स चल रहा है और बर्फ़बारी के चलते आज हम यहाँ पर आए। चूँकि गुलडंडा हमारा जो है एक प्रसिद्ध स्नो पॉइंट भद्रवाह का बन चुका है, तो मकसद यहाँ आ जाने का था कि क्यों ना हम जाई घाटी को विंटर डेस्टिनेशन के तौर पर भी प्रमोट करें और जितना भी एडवेंचर के जैसे सीकिंग हो सकती है यहाँ पर बड़े आराम से, तो हम चाहेंगे कि टूरिस्ट यहाँ भी आए। गुलडंडा जो हमारा एक अच्छा सा डेस्टिनेशन आजकल प्रसिद्ध हो चुका है, इसके साथ साथ यहाँ भी लोग आए। यहाँ बहुत सारा बर्फ़ है और यहाँ पर आपके बर्फ़ के साथ साथ बहुत बड़ी नेचुरल ब्यूटी भी है और बहुत ही प्रसिद्ध तरीके से यहाँ पर गर्मियों में बहुत सारा टूरिस्ट आता है। मैं चाहता हूँ कि विंटर में भी आज भी यहाँ पर टूरिस्ट आए। पुंछ में पहली जिला सतह की मजिस्ट्रेट शतरंज मुकाबले का आगाज किया गया और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल के अहकाम के तहत इस मुकाबले का एहतमाम किया गया। ये मुकाबला पुंछ के शीश महल में वाक़े गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू हुआ। मुकाबले में जिला भर से 12 से 60 साल उम्र के 50 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब की सदारत जिला युवा सेवा और स्पोर्ट्स अफसर मूलराज अथम और स्कूल की प्रिंसिपल अंजुम शाहीन ने की। यहाँ पर चेस का मैच हो रहा है। ऐसे हम घर पर ही खेलते हैं, पर आज ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कंपटीशन हो रहा है। हमारे डीसी सर ने ये कंपटीशन रखवाया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं दूर दूर से खेलने के लिए। पुंछ में ये गेम पहले इस तरह से नहीं प्रमोट की जाती थी, लोग अवेयर नहीं थे चेस के बारे में, पर डीसी सर ने ये कंपटीशन रखा और बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत बच्चे अवेयर भी हुए हैं इस गेम के बारे में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को इस मतलब कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिला है और ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। हमारे स्कूल में ये होता रहता है कंपटीशन जैसे। आप घर पे खेलते हैं? जी, हम घर पे खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पहली बार चांस मिला खेलने का, तो बहुत अच्छा लगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ की एक टूर्नामेंट हमने चेस टूर्नामेंट हमने शुरू करवाई है डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमने 12 से लेकर 60 ईयर्स की कैटेगरी में एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है और ड्रॉ को प्लान किया है। इसमें लगभग 50 एप्लीकेशंस हमें बहुत फीमेल और मेल कैटेगरी में आई हैं। इस तरीके से हमने 3 दिन में ड्रॉज को प्लान किया और इसका फाइनल 3rd दिन में होगा। इसमें हमने कैश प्राइज़ भी रखा है, विनर को 5000, सेकंड को 3000 और थर्ड को 2000। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट में जो चेस के जो टैलेंट है अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स को उसको हम मापना चाहते हैं और बच्चों के अंदर एक चेस के जो है उसको खेल को प्रोत्साहन उसको बढ़ावा करने के लिए ये हमने टूर्नामेंट को प्लान किया। जनूबी कश्मीर के कज़े पांपोर से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर मीर सफिया ने गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट इम्तहान MGE में कामयाबी हासिल की। सफिया ने 212 पॉइंट्स हासिल करके कश्मीर डिवीजन में टॉप किया है। ये इम्तहान उन तलबा के लिए होता है जिन्होंने बैरून ममालिक से अपनी MBBS की डिग्रियां हासिल की हैं। इस इम्तहान को पास करने के बाद ये डॉक्टर अपने मुल्क में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो एक एग्जाम होता है उन हर स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS अब्रॉड
ऑप्ट करते हैं, उनको जो ही उनका MBBS खत्म हो जाता है, व्हेन दे कम बैक टू इंडिया, उनको फिर एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग दैट एग्जाम उनको लाइसेंस मिलता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। विदाउट क्वालिफाइंग दैट एग्जाम उनको इंडिया में एज अ डॉक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। सो जो भी अभी मतलब MBBS अब्रॉड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो इस एग्जाम पे फोकस ऑन रहे एंड थोड़ा बहुत हर दिन थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो इसको क्रैक करना इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत मुश्किल नहीं है पहले अटेम्प्ट में निकालना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम मैं डायरेक्टली कश्मीर या ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकती हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ कहीं पे भी। नाउ मैं इवन दो मैंने एक MBBS अब्रॉड किया हुआ है, मैं अब रजिस्टर्ड डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह जल्दी इंडिया में। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डॉक्टर फारूक अहमद नक्शबंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आयुष पुलवामा ने आज त्राल के लूरू जागीर गांव में आयुष्मान भारत सेहत मरकज का दौरा किया और सेहत सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर नक्शबंदी ने सेहत से मुतल्लिक दीगर मसाइल को हल करने में आयुष के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने सेहत के बेहतर तरीकों को फरोग देने के लिए अवाम में शोर बेदार करने की अहमियत को उजागर किया। डॉक्टर नक्शबंदी ने यकीन दिलाया कि सेहत के मराकज़ में सहूलियात को बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। उन्हें अवाम की खिदमत के लिए मजीद काबिल रसाई और मौसर बनाया जाएगा। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। और स्टाफ की तो आप जानते हैं बहुत ही दिक्कत है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कवर करने इंटरनल एडजस्टमेंट में। तो हमारा जितने भी सेंटर है आज सबका हम दौरा कर रहे हैं, यहाँ जो त्राल के तहसील में है, और जहाँ जहाँ मेरे एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम होगी उसको कोशिश करेंगे दूर करनी। दूसरे जो हमारा पेशेंट से हर सेंटर पे इंटरेक्शन हुआ, पेशेंट से मैंने फीडबैक लिया है कि उनको किस तरह की फैसिलिटी चाहिए, उनको किस चीज़ की कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह पॉजिटिव फीडबैक मिला। लोग बड़े चाहते हैं कि आयुष का इलाज करें। लोगों में बड़ा एक जज्बा है इस इलाज से बीमारियों को दूर करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जब जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्यूचर में और ही कई जगह हम सेंटर और नए सेंटर शुरू करेंगे। बानिहाल में व्यापार मंडल के लिए नए सदर को मुंतखब करने के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए। इंतखाबात में शादाब अहमद वानी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और इस इलेक्शन में शफाफियत के लिए करीब 900 रजिस्टर्ड दुकानदारों ने राशिद जीलानी को इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया। इंतजामिया की जानिब से अमन इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। व्यापार मंडल इंतखाबात में कुल 857 दुकानदारों में से 765 दुकानदारों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। शादाब अहमद वानी ने 425 वोट से चुनाव जीत लिया। उसके बाद मैं अपने सारे हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होता है और वो बहुत बेखूबी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका काम ही होता है बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इस टाइम पे हम एक छोटे से तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि दुकानदार है। अंदर ही अंदर में वो अपने में ही एक बहुत बड़ा तबका है। आप सिर्फ ये काउंट करके अगर चलेंगे कि 1000 दुकानदार हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, मगर ये 1000 दुकानदार बनिहाल के हर एक कोने से आते हैं। और हमारा जो पहला स्टेप था इसमें आने का यही था, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शॉपकीपर्स। पहले यहाँ पे प्रॉब्लम थी, 4 लेन यहाँ से आता था, टाउन के अंदर से ट्रक्स वगैरह चलती थी, तो उसकी वजह से बहुत जैमिंग की प्रॉब्लम रहती थी। और बनिहाल तो वैसे ही मशहूर है बहुत ज़्यादा जैमिंग्स के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब बाईपास स्टार्ट हो चुका है, तो मार्केट में अब एज सच कोई ट्रैफिक का उतना दबाव नहीं है, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इंशाल्लाह मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा यकीन है हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो हमारा ये जो मसला है बस स्टैंड का उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे वो ज़रूर। जो बुनियादी चीज़ें हैं, पानी का मसला है, साफ़ सफाई का मसला है, इसी तरह बाकी जो दुकानदार छोटे तबके का दुकानदार है उनको कभी कभार मुश्किलात होती है माली रंग से, या कोई दुकानदार हमारा बीमार पड़ता है, उस हवाले से कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा और एक अच्छा लाही अमल अपने दुकानदार भाइयों के सामने लाना होगा। हमारी इस मार्केट में खास दुकानदारों की एक डिमांड यही होती है कि हमारी मार्केट जो है थोड़ी साफ शफाफ रहे, लाइट का थोड़ा अच्छा प्रोग्राम रहे, यहाँ बाथरूम का थोड़ा फर्स्ट क्लास प्रोग्राम रहे। एक दुकानदार को जिन दुकानदारों का एक खास फोकस होता है, जो एक दुकानदार को चाहिए था। महकमा मोटर व्हीकल बडगाम की जानिब से खान साहब बडगाम में रोड सेफ्टी के तहत बेदारी प्रोग्राम चलाया गया और इस दौरान गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के हवाले और सड़क हादसात को रोकने के लिए जानकारी फराहम की गई। इस दौरान महकमे के इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान ने ड्राइवरों को हिदायत दी कि रोड सेफ्टी का पालन करें और कोई इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि हम हर जगह पे जाए, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जितने भी हमारे स्टैंड है, वहाँ पे जाए। लास्ट टाइम हम चाडोरा गए थे, आज हम खान साहब आए। आज हमने इनमें भी सब में अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि आप सब लोगों को कैसे गाड़ी चलानी है और रोड पे हमें कैसे सेफ्टी मेंटेन करनी। शोपियां जिले के लंधूरा गांव के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इलाके में जारी शदीद बिजली की कटौतियों पर अपना गम गुस्सा जाहिर किया। एहतजाज में बड़ी तादाद में बुजुर्ग अफराद शामिल थे। एहतजाजी ने बिजली की नाकिस फराहमी से होने वाली मुश्किलात पर अफसोस का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि बिजली की बार बार कटौती ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी। 6-7 महीने गुजरने के बाद इन लोगों ने हमें पहले 1 घंटा काम किया, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर आए आपकी एनर्जी ज्यादा जा रही है, हमें ऊपर से जवाब देना पड़ता है। लेकिन वो सब ये बस वहां तक ही महदूद है, उधर ही बोल रहे हैं, बस ऊपर किसी आज तक हमने कभी सुना नहीं एनर्जी जा रही। हमें ये गुजारिश था कि जो हमें पावर था, बिजली था, रिसीवर स्टेशन मेरे मकान के सामने था, मगर मुझे ये अफसोस था मैं भी देखूंगा कभी 2 घंटे या 3 घंटे पावर। डोडा पुलिस ने मंशिया स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिद्दीकाबाद डक मोहल्ला के रिहायशी शकीला बेगम को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने बताया, उनके मुताबिक इस खातून के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। इससे कबल एक और मुलजिम बाबर की गिरफ्तारी के बाद शकीला बेगम के स्मगलिंग में मुलविस होने की इत्तला मिली थी। एसएसपी संदीप मेहता ने कहा कि स्मगलिंग के नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। आज हमें खबर मिली कि वो घर पे भी है और उसके पास सामान है, तो हमारी टीम अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ डोडा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डोडा साथ में गए और सर्च कंडक्ट की गई इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और लगभग 6 ग्राम के करीब जो है हीरोइन उनसे जो है वो बरामद हुई है और उसको अरेस्ट किया गया। रामबन जिला तरक्याती काउंसिल की एक अहम मीटिंग चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान की क़यादत में मुनक़िद हुई। इस इजलास में 2024-25 के डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान के तहत जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में वाइस चेयरपर्सन राबिया बेग, डीडीसी मेंबरान, एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर रोशन लाल, चीफ प्लानिंग ऑफिसर डॉक्टर शकीब अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीडीसी, बीडीसी और पीआरआईज फंड्स का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ जब सभी सेक्टरल प्लान्स जितने भी जिसमें आरएंडबी है, पीएचई है, हमारा जेजीएम को लेके है और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी सेक्टरल प्लान्स हैं उनका रिव्यू आज लिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली चुनाव प्रचार में आज से उतरेंगे राहुल गांधी। शाम 5 बजे सदर बाजार विधानसभा में करेंगे रैली। कल मुस्तफाबाद और 24 जनवरी को मादेपुर विधानसभा के लिए करेंगे जनसभा। तबीयत खराब होने के बाद टाली थी सोमवार की पद यात्रा।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का न्यूज 18 पर बड़ा दावा, बोले बीजेपी में शामिल होने का मिला था ऑफर। सौरभ भारद्वाज का दावा, ऑफर उन्होंने अपने ही एक पुराने साथी के जरिए मिला जो अब बीजेपी का हिस्सा है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की होगी बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद त्रिवेणी संगम पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ करेंगे स्नान। बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जा सकते हैं महाकुंभ, सूत्रों के हवाले से खबर। 5 फरवरी को पीएम लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में अब तक करीब 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी, इनमें 56 ट्रेनें काफी स्पेशल। एक्टर सैफ अली खान पर 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उन्होंने घर का रुख किया। कार से उतरकर खुद बिल्डिंग के अंदर गए सैफ। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर सैफ के जल्द फिट होने पर सवाल उठाए। पूछा, पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुसा था तो सिर्फ 5 दिन में इतने फिट कैसे हो गए? ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लद्दाख के दिहार में शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है और लद्दाख में स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर हीटिंग और घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर मंसूबों के लिए भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। शमसी तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए दिहार ने लद्दाख जैसे बुलंद इलाके के लिए एक सोलर हेडरूम तैयार किया है। यह हेडरूम पासो सोलर हीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से दिन के वक्त शमसी तवन्नाई के जरिए हरारत को महफूज किया जा सकता है ताकि सर्द मौसम में भी अंदरूनी दर्जे हरारत को गर्म रखा जा सके। DIHAR की सीनियर साइंसदान सरफराज ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि लद्दाख का इलाका सर्द, खुश्क और सहरानुमा है, जहां दर्जे हरारत -35 से -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख में फौजी और मकामी लोग फॉसिल ईंधन पर मबनी हीटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो नुकसानदेह गैसों का इखराज करते हैं और खतरे के सबब बनते हैं। सर, क्या कहेंगे सोलर जो एनर्जी आपने सिस्टम जो बनाया है जिससे रूम जो गर्म हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया। तो ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्पेस हीटिंग सिस्टम बोलते हैं हम इसको, जिसमें हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके एक हीट ट्रांसफर फ्लूइड में हम उसको स्टोर करते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, जिसका दिहार एक लैब है। हमारा ये रहता है कि हम पहले कोई टेक्नोलॉजी आता है तो उसको हम अपने लेवल पे इंश्योर कर लें कि ये चल रहा है, उसके बाद हम इसको आगे देंगे आर्मी को। हमारा पहला यूजर रहता है आर्मी, उसके बाद लोकल पॉपुलेशन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने डॉक्टर हिना शफी भट्ट को खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन के ओहदे से हटाए जाने से मुतल्लिक तनाज़े की वजाहत की। मीर के मुताबिक ये उलझन गैर यकीनी की वजह से पैदा हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर को तबादले करने का इख्तियार है। मीर ने कहा, CM उमर अब्दुल्ला ने कारोबारी कवायद की छानबीन की, जिसके नतीजे में डॉक्टर भट्ट को हटाया गया और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने ओहदा संभाल लिया। मीर ने इस बात पर जोर दिया कि फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट शौकत मीर मजीद बात करते हैं उनसे। मीर साहब, सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि जो खादी विलेज है, जो बोर्ड है उनका, इंडस्ट्री बोर्ड, उसमें अब एक तब्दीली आ गई है। डॉक्टर हिना शफी भट्ट जो है उनकी जिम्मेदारी अब सुरेंद्र चौधरी जो है डिप्टी CM वो संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ, कहा गया कि एक सिस्टमेटिक वे में अब NC जो है, जो क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ी हुई थी तो उनको सिस्टमेटिक वे में हटाया गया है। देखो, ये एक हकीकत है कि पिछले 10 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर थी। जब लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक मैसिव मैंडेट लेकर इक्तिदार में आ गई, लेकिन मजीद कुछ प्रॉब्लम्स थी कि एक UT है। पहली बार इतनी बड़ी रियासत जो खुद मुख्तार थी हिंदुस्तान में, उसको UT बनाया और एक ही नहीं 2 UTs में मुनकसिम किया गया। तो इस बारे में कुछ कानूनी पेचीदगियां नजर में आ रही है। मेरा इख्तियार वजीर आला साहब का क्या है, गवर्नर साहब का क्या है, LG साहब का। इस बारे में उमर साहब ने बड़े तदब्बर से काम किया, जल्दबाजी नहीं की।
तो उन्होंने गवर्नमेंट अपने जो ऑफिसर्स है उनको कहा एग्जामिन करो बिजनेस रूल्स। मेरा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एलजी साहब का क्या है। तो जब उन रूल्स को एग्जामिन किया गया तो आज लगा उनको कि इट इज डोमेन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी कि वो चेंज करेगा चेयरमैन साहिबा को। तो उसमें मेरे ख्याल में न कोई इंतकाम की बात है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हुकूमत में, और आगे देखे होता है क्या और तब्दीलियां हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं अभी वक्फ है, अभी कई सारी ऐसी ऑनरेरी पोस्ट थी। देखिए ये वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। गवर्नमेंट उस आदमी को इदारे का सरबराह बनाएगी जिस पर हमारी गवर्नमेंट को एतमाद होगा, कॉन्फिडेंस होगी, कंफर्टेबल फील करेगा। उनको आज लगा कि नहीं हमें खादी विलेज बोर्ड में चेंज करनी चाहिए, और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट भी यही है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था वो उस महकमे में जहां कोई ऐसा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन हो उसका चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। यह कोई नई बात नहीं। खित्ते लद्दाख के दीगर जगहों की तरह सब डिवीजन सांकू के कदीमी मोहल्ला मोंगरोंग में भी रिवायती त्यौहार ममानी अंथाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। याद रहे ये त्यौहार पूरे पर्ग में 21 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन अहले पोरिग अपनी मरहूमीन अपने एंशिएंट फोरफादर्स को याद करते हैं और मुख्तलिफ रिवायती खाने निकाले जाते हैं। Guringachidi mohlai mongrong sangpidi mohlenuk ngati atapui khrimsi ide khrims pula mamani zare ming tak chotang mamani je mingain amma mamani choten cha akhella khakhana rangone ambo ya dir gunni tak tak ground kule kule ka ngati kinar galbala shuru chenchi और निमा kule का ring से शुरू छाना dir gameno dito afespa khrimsi ngate bendo sude khrims tunga jadi ka dare bencho और दून यंबो द खिंस पेनो गाचस कुले कुले का ngati दुनिया तिकना गलखन मारहिनुन खुंगामी इतुबा से खुंगामा थोपसिल जरे सका खैराचिक रासुसवाल दनखन गुगामा दिगी छोसे यान ngati kralitam बत और दून यंबो यंबो गाची यंग मैसेज चिक दु इनकी दसा जिदी टाइम पेनो कि ngati खमाचिक सरवा जाचा सुनजेनो तंग। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।